तिरहुत स्नातक उपचुनाव में मतगणना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तमाम बैलेटों को एकत्र किया जा रहा है और इसके बाद बंडल बनाया जाएगा। बंडल बना के एक एक बंडल की गिनती की शुरुआत होगी। चुनाव की यदि बात करें तो दलीय जो प्रत्याशी हैं उन तमाम में सबसे पहले राजद की बात कर दो तो तेजस्वी यादव खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, मोर्चा संभाले हुए थे और तमाम जगहों पर घूम घूम के कह रहे थे कि हमने अपनी 17 महीने के सरकार में इतने लाख नौकरी दी है और स्नातक पास मतदाता होते हैं। तो ऐसे में उनका कितना असर पड़ेगा इस चुनाव में। वहीं एनडीए की बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर की परंपरागत सीट रही है, कई बार से यहाँ से प्रतिनिधि रहे हैं और एनडीए के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा समेत तमाम बड़े नेता कैंप कर रहे थे। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री कैंप कर रहे थे और तमाम लोग कर रहे थे। वहीं जन सुराज के प्रशांत किशोर खुद मोर्चेबंदी किए हुए थे और इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ऐसे में सबसे पहले यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे बात करें कितना असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव घूम घूम के कह रहे थे कि हमने इतने लाख नौकरी दिया है और यह स्नातक पास लोग मतदाता है, तो उसका कितना असर? देखिए, स्नातकों को रुझाने का काम किया तेजस्वी यादव ने और सरकार के प्रति रोष जो शिक्षकों में और ज्यादा बढ़े इसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए राजद का, मेरी समझ से वो बेस्ट परफॉर्मेंस जमीन पर नहीं। कितना असर पड़ेगा तेजस्वी का कैंपेनिंग और ये वादे चुनावी जो कर रहे थे? तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव में उतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है। शिक्षकों की बात करें तो शिक्षक संघ के नेता भी एक प्रत्याशी है, तो ऐसे में कितना शिक्षकों का, जो शिक्षकों को मांग भी थी तेजस्वी ने उसको भी उठाया था चुनाव। बिल्कुल, शिक्षक नेता जो हैं उनका तो कुछ असर दिखा है बूथों पर। उनके जो बात नहीं, उसका लाभ राजद को क्या कुछ मिलता दिख रहा है? सेकेंड वरीयता में हो सकता है कि कुछ दिखे, पहली वरीयता में तो नहीं दिख रहा है राजद को कुछ ऐसा। एनडीए की यदि बात करें तो देवेश चंद्र ठाकुर कई बार से यहाँ के नेता रहे हुए हैं और जीते हुए हैं। इस बार उन्हीं के उपचुनाव में मतलब सांसद सीट खाली हुई, तो ऐसे में कितना एनडीए के लिए कितना? देखिए, मेहनत करनी पड़ी है देवेश चंद्र ठाकुर को भी इस बार। तो इस बार अच्छी चुनौती रही, मुकाबला अच्छा रहा क्योंकि 5-6 ऐसे कैंडिडेट रहे जिनको वोट मिले हैं। तो मुकाबला सब में इस बार अच्छा है और त्रिकोणीय संघर्ष कहीं ना कहीं दिख रहा है। अच्छा, अन्य जो 15 प्रत्याशी हैं निर्दलीय, दलीय की बात चलावे तो उनकी भी एक अच्छी पकड़ है। उनका भी एक इलाका है, जिस इलाके में हम लोगों ने चुनाव में उस इलाके में मतदान हुआ है, तो बहुकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। 6 प्रत्याशियों में खास तौर पर बहुकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। हमारे साथ मंतोष जी हैं, पुराने पत्रकार हैं। क्या कहेंगे आप? तो कई चुनाव को देखे नजदीक से। राम कुमार सिंह की बात करें तो उनकी चुनाव, देवेश चंद्र ठाकुर का चुनाव और इस चुनाव में भी आप कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या चुनाव में तो अंतर जरूर है इस बार, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर जी का अपना एक वजूद है और पार्टी का जो कैडर वोट है तो वो तो उनको मिलना है। लेकिन उनके जगह पर दूसरे कैंडिडेट आए हैं तो उनका जो वजूद, वोटर जो उनका है अपना, वो कहीं ना कहीं बिखराव तो जरूर हो रहा है। राम कुमार सिंह के कार्यकाल को भी आपने देखा है और उनके बेटे जन सुराज से प्रत्याशी हैं डॉक्टर विनायक गौतम, तो उसका क्या असर पड़ेगा? असर तो उनका पड़ेगा, जो भी असर है, जो से अगर उस टाइम के वोटर की बात करें तो वो वोटर अब तक होंगे तो उनके जो आने वाली जनरेशन है उनको तो प्रभाव वो डाले ही हैं। चुनावी में तमाम प्रत्याशी नए हैं, यानी नया चेहरा तिरहुत को मिलने जा रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव घूम रहे थे, खुद कैंपेनिंग कर रहे थे। चुनाव के दरमियान उन्होंने मंच से कहा कि हमने अपने कार्यकाल में इतने लाख नौकरियां दी, शिक्षकों के लिए किया, शिक्षक भर्ती किए, तो स्नातक पास मतदाता होते तो उसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, स्नातक पास में जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे मतदाता हैं। तो जो तेजस्वी यादव की बात कही जाए तो उनका जो कैडर वोट है वही उनको मिलेगा। वोट में बिखराव नहीं, कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। जो उनका कैडर वोट है वो मिलेगा। जो शिक्षकों की बात वह कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो शिक्षक नेता हैं तो वो खुद मैदान में है। तो शिक्षक, हाँ, वोट तो शिक्षक नेता को ही पड़ेगा। हाँ, कुछ उसमें है 2% से लेकर 10% तक की बात करें तो वोट बटेगी, लेकिन वोटर जो शिक्षक वोटर है वो शिक्षक नेता को ही। अरविंद अकेला है, काफी युवा पत्रकार है और गंभीरता के साथ क्षेत्र में बने रहते हैं। क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की चुनावी कैंपेनिंग, चुनावी वादों और नौकरी वाली जो बात है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, उनकी कैंपेनिंग का तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन जातीय समीकरण को साधने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मुकाम हासिल किया है राष्ट्रीय जनता दल। जिस जाति को टिकट दिया गया था उस जाति का वोट इस बार बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन ज्यादातर पैमाने पर पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से जाति को दिया और उसमें नहीं साध पाए, लेकिन इसमें साधने का कोशिश किया है। अब बात रह गई वोट किनको पड़ा है, तो राष्ट्रीय जनता दल को जिन्होंने कैडर जो वोट है वो तो कैडर वोट पड़ा। जातीय समीकरण का भी वोट थोड़ा टर्नओवर हुआ, जो एनडीए का वोटर माना जाता है। जिस जाति से, यानी बैस बनिया की बात करें तो बैस बनिया के समाज को टिकट दिया था,
तो बैस बनिया ने भी इस बार राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया है। लेकिन साथ में ये भी एक सवाल है, जो शिक्षक नेता को वोट दिया है वो सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल को भी वोट दिया है, क्योंकि शिक्षकों के प्रतीक जो सरकार की सभा में चर्चा भी की थी। रवैया जो रही है, आप देखें पर्वों त्योहारों में शिक्षक के प्रतीक जो रवैया सरकार की रही है, तो ऐसे में शिक्षक ने दुस्ते वरीयता राजद को भी दिया है अपने नेता को अलावा। इसके साथ अब बात करें तो जनसुराज के जो भी वोटर है, खासकर अपने जाति को साधने में उनके प्रत्याशी पूरी तरह से रहे, और उनके जनसुराज प्रत्याशी के मतलब पार्टी के जो लोग हैं, पिता भी एक बार रहे हुए हैं, तो क्या उसका भी कुछ असर दिखा? पिता ने समा बांधने की कोशिश की, लेकिन बहुत पुराने हो चुके थे, उस तरह का समा नहीं बांध पाए। लेकिन जातीय ने उनके जाति से समर्थन मिलने के बाद जाति के लोगों ने एक बड़ी समा बांध दी है, और साथ में जनसुराज का सहयोग रहा। तो इसमें अगर ज़्यादातर वोट अगर उनको आते हैं तो जातीय समीकरण का जो साधने में जो लगाए थे वही ज़्यादातर वोट होगा। शिक्षक नेता की बात होगी तो शिक्षक नेता को जान ही रहे हैं, शिक्षकों के अलावा जो शिक्षक ने प्रथम वरीयता शिक्षक नेता को दिया बंशीधर ब्रजवासी को, उन्होंने द्वितीय वरीयता सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल को भी दिया है, जनसुराज को भी दिया है। मतलब शिक्षक नेता ने दो को वोट मिलाकर के बहुकोणीय दिख रहा है, मुकाबला एक तरफा सामने नहीं, आमने सामने नहीं है। 4 प्रत्याशियों की लड़ाई है, जिसमें से एक युवा पत्रकार और हमारे साथ हैं जो चुनाव के दिन भी काफी मुस्तैद थे। क्या लग रहा है आपको, क्या अनुमान है? तेजस्वी यादव से, राजद से शुरुआत करें तो राजद के तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए थे, मंच से भी संबोधन करो, कई एक बातों को उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में इतने लाख नौकरियां दी गई शिक्षकों के लिए, क्या तो ऐसे में क्या हो? देखिए, जहाँ तक अभी तक जो हम रिपोर्टिंग की है और जब बूथों पर जाकर जब लोगों का रुझान जाने, तो मुजफ्फरपुर में जो जातीय समीकरण वो हावी होता हुआ दिखा। कोई भी मतलब पार्टी का जो अपना जो कैडर वोट माना जाता था वो इस बार बिखराव हुआ है, जो कि जातीय वोटों में जो डायरेक्ट विनायक गौतम को मिला है। उसके अलावा जो वैशाली सीतामढ़ी वहाँ के लोगों से जो बातचीत हुए, तो ऐसे में वहाँ पर कई सारे नेता है, राकेश रोशन है, उसके बाद शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी है, उसके बाद संजय झा है, गोपी किशन को भी वोट सीतामढ़ी में अधिक मिली है। लेकिन मुजफ्फरपुर में पूरी मजबूती के साथ अगर कोई है तो वो विनायक गौतम है, क्योंकि उनका जातीय समीकरण भी काम किया, उनके जो पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो बहुत असर डाला है। यहाँ पर पार्टी का ज्यादा लोगों को जो कैडर वोट थे वो असर नहीं पड़ा है, वो उनको वोट नहीं किए हैं, और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को भी वोट मिला है, लेकिन ज्यादा यहाँ वोट का बिखराव नहीं हुआ। तो अगर हम मेरी समझ से जो बात मानी जाए तो मुजफ्फरपुर से ही तय होगा कि यहाँ नेता कौन आगे निकलेगा। बाकी बात वैशाली ये सब पूरक है। तमाम पार्टियां मुजफ्फरपुर में भी फोकस की थी, एनडीए के भी लोग बड़े नेता ललन सिंह उसी जातीय समीकरण को साधने के लिए मुजफ्फरपुर में आए थे, कैंपेनिंग किए थे सभा की। और जहाँ तक जो चुनावी आंकड़ा जो जिला प्रशासन की ओर से दिया गया है कि यहाँ मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक वोट है, तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से ही पूरी निर्णायक भूमिका निभाने में प्रत्याशी को जीत पाता हूँ। मेरी समझ से अभी तक जनसुराज रेस में आ गए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अधिक वोट मिले हैं। तो आज तो गिनती ही शुरू हो चुकी है, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी? चूंकि चुनावी कैंपेनिंग में तमाम पार्टी दलीयों की यदि बात करें तो सभी दल के वरिष्ठ नेता ने खुद मोर्चाबंदी किया था, और तेजस्वी से ही शुरुआत करें तो तेजस्वी ने सभा बनाई थी, अपनी कार्यकाल की भी कई एक उपलब्धियां गिनाई थी, शिक्षकों के बारे में भी कहा था। तो कितना असर हुआ तेजस्वी का? देखिए, जिस प्रकार से इस बार इसके चुनाव के खास करके बात करेंगे, यहाँ पर वोटों का पूरी तरह से बंटवारा हुआ है। एनडीए के वोट में सेंधमारी हुई है। मुजफ्फरपुर से बात करेंगे, वैशाली से बात करेंगे, सीतामढ़ी से बात करेंगे, जहाँ पे एनडीए के वोट में पूरी तरह से सेंधमारी हुई है। भूमियार समाज का एक बड़ा तबका जो है वो जनसुराज की तरफ गया, यानी कि डॉक्टर गौतम विनायक की तरफ गया है, उनके पाला में वोट पड़ा है। इसके साथ साथ बात करेंगे राकेश रोशन जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो भी मतलब राजपूत समाज का वोट भी कहीं एनडीए का होता है, लेकिन उनके वोट में कहीं सेंधमारी हुआ है। लेकिन एनडीए को खुशी इस बात की भी है कि हमें द्वितीय वरीयता का वोट जो है वो हमें मिलेगा, हम चुनाव जीतेंगे। तो एनडीए में इस तरह खुशी की माहौल है। लेकिन बात करेंगे खास करके बंशीधर ब्रजवासी जो शिक्षक नेता है, उनसे भी हमने बातचीत की, और वोटों में भी देखा कि जो शिक्षकों का वोट है वो अधिकतर करके बंशीधर ब्रजवासी के खाता में गया है। वैश्य समाज की बात करेंगे तो गोपी किशन का दावा था कि वैश्य समाज का वोट हमारे पास आएगा, यादव का वोट होगा, मुसलमानों का वोट होगा। लेकिन जो वैश्य समाज का वोट गोपी किशन को प्रथम वरीयता मिला है, तो क्या सबसे बड़ा सवाल ये भी क्या द्वितीय वरीयता का वोट क्या वो एनडीए को दिया है, ये भी सवाल है। क्योंकि एनडीए का जो वोट कोर बैठ के बात करेंगे तो वैश्य समाज का वोट जो है एनडीए का माना जाता है। ऐसे में लड़ाई जो है 4 प्रत्याशी के बीच में कहने की देखी जाती है इस चुनाव में। तमाम प्रत्याशियों के अपने अपने दावा है। वरिष्ठ पत्रकार मुकुल कुमार भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है, आपने तमाम पत्रकारों की बात सुनी, जो इस बार लग रहा है कि एक तरफा वोटिंग नहीं है, आमने सामने की भी लड़ाई नहीं, बहुकोणीय लड़ाई है। निश्चित रूप से बिहार सरकार के लिए प्रतिष्ठा का सीट है। यह 22 वर्षों तक देवेश चंद्र ठाकुर जो एनडीए में हैं, उन्होंने इस पर कब्जा बरकरार रखा, और इस बार सीधे घोषणा कर दी गई, जदयू के प्रवक्ता थे अभिषेक झा उनका नाम की।
अब देखे हुए कि बीच में एनडीए के अंदर भी कई तरह के विरोध का स्वरूप है, सीधे तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन कभी आनंद मोहन का बयान आया, कभी किसी का। नीतीश बाबू ने पूरी शक्ति झोंक दी, ललन बाबू को भेजा गया, संजय झा को भेजा गया। सीधे सवाल आपसे करें कि राजद तेजस्वी यादव ने नौकरी वाली बात कही थी अपने कार्यकाल में, शिक्षकों के लिए बात कही थी, शिक्षक भर्ती की बात की थी, तो क्या शिक्षक चूंकि स्नातक पास से मतदाता तो कितना लाभ मिलता दिख रहा है? देखिए, तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमने इतने शिक्षकों को नौकरी दी, सभी स्नातक ही वोटर होते हैं इसमें, बावजूद इसके वोटों का बिखराव बहुत ज्यादा है। शिक्षक नेता भी जो बर्खास्त किए गए हैं वो भी खड़े हैं, और दो शिक्षक नेता खड़े हैं। वोटिंग की बात, एक तरफा नहीं है। यदि सही तौर पे देखा जाए तो 25% करके आप 4 उम्मीदवारों में देख लीजिए, और जो भी निर्णय होगा वो द्वितीय वरीयता के आधार पे ही होगा, प्रथम वरीयता में। बिल्कुल, द्वितीय वरीयता के आधार पर जो निर्णय की बात है। मुकेश चौरसिया से एक बार फिर हम बात करेंगे, लगातार उस संपर्क में थे और ग्राउंड पर बने। क्या लग रहा है आपको? तमाम लोगों की बात आपने सुनी और जिस हिसाब से लगा, अरविंद अकेला जी ने बताया कि जिस तरीके से प्रथम वरीयता में, तो पहली बार में इन्होंने कहा कि प्रथम वरीयता में क्लियर होना मुश्किल दिख रहा है, तो ऐसे में क्या देखिए, द्वितीय वरीयता का मतलब जो है वो, जैसा कि मुकुल जी ने भी कहा कि 22 साल से देवेश चंद्र ठाकुर इस सीट पर थे, तो द्वितीय वरीयता का मतलब भी देवेश चंद्र ठाकुर यानी एनडीए को अच्छी तरह से पता है। तो मुझे लगता है कि पूरा निचोड़ अगर निकाला जाए तो एनडीए को कहीं ना कहीं द्वितीय वरीयता में ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, और डॉक्टर विनायक गौतम उसमें एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। वंशीधर ब्रजवासी जो भूमिका में है उसमें ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा है एनडीए को, लेकिन डॉक्टर विनायक गौतम के वोटों में द्वितीय वरीयता एनडीए को फायदा देती है। जो डॉक्टर विनायक जन सुराज को दिया उसे द्वितीय एनडीए को दे दिया। बिल्कुल ये अनुमान है। संजय झा है, राकेश रोशन है, इनके भी अगर हम कास्ट को देखें तो इस चुनाव में ये भी देखा गया है, जातीय समीकरण हावी रहा इस चुनाव में। तो अगर अपर कास्ट की बात करें हम, तो अपर कास्ट के अधिकतर वोट जो हुए हैं द्वितीय वरीयता के, वो अभिषेक झा यानी जेडीयू कैंडिडेट को ही मिल सकते हैं, तो वो जीत की तरफ जा सकते। क्या लग रहा है अरविंद जी, प्रथम वरीयता से क्लियर होना तो कठिन दिख रहा है? नहीं, तो प्रथम वरीयता में कठिन होगा क्योंकि वोटों का बिखराव हुआ है, और लोग कह रहे हैं कि एनडीए को, तो सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने समर्थकों को एक ही वरीयता देने की अपील की थी। अब अगर प्रत्याशियों ने एक ही वरीयता देने की अपील की थी तो ज्यादातर पैमाने पर एक वरीयता लोग दिए होंगे, लेकिन जो इस वोट के माहिर है, मतलब पहले से भी वोट गिरा चुके हैं, लगातार वोट गिराते रहे, तो वो उसी ने द्वितीय और तृतीय वरीयता, सेकंड चॉइस का जो ऑप्शन है। अहम सवाल है जो कई एक बार इन लोगों ने चर्चा किया कि द्वितीय वरीयता क्रम ही पेच फंसेगा, बिल्कुल उसी पर को लेकर के, क्योंकि प्रथम वरीयता से होता तो क्लियर हो जाता। लेकिन आपको क्या लग रहा है? अहम सवाल है कि 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, और उस तरीके से यदि बात करें तो जिस तरीके से 50+1, क्या वो हो पाएगा या वो भी कम लग रहा है? वो कम लग रहा है। जो पहली वरीयता की बात जो आपने कही 50+1, वो कम लग रहा है, क्योंकि 75,000 के करीब वोट गिरे हैं, और उसको अगर हम 6 कैंडिडेट में मुख्यतः बांट देते हैं, जो बहुकोणीय आपने भी कहा कि हमारे आकलन निकल रहा है, तो उसमें 50% वन जो है वो एक कैंडिडेट को आता हुआ नहीं दिख रहा है। बिल्कुल सही। तो ये अनुमान तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का है मुजफ्फरपुर में, जिन्होंने तिरहुत स्नातक उपचुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, चुनाव के दिन से लेकर के चुनावी सभाओं में कैंपेनिंग किया है, लोगों से बात किया, मतदाताओं से बात किया है। तो इस बार 2-3 चीज अलग देखने को मिला कि सबसे ज्यादा प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वहीं यदि बात करें तो तमाम प्रत्याशी नए चेहरे हैं, कोई भी पुराना चेहरा इस बार तिरहुत स्नातक उपचुनाव में नहीं है जो किसी पहले इसके पहले रहा हुआ, यानी नए चेहरा तिरहुत स्नातक चुनाव में मिलने जा रहा है। तो यह तो तय है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है यह कह पाना सभी के लिए काफी मुश्किल है, क्योंकि जातीय समीकरण की भी चर्चा हुई चुनाव के दरमियान, वही तमाम मुद्दे जो थे वो भी थे इस चुनाव में। तो ऐसे में यह कह पाना कि किसका पलड़ा भारी है, कौन प्रथम वरीयता में ही क्लियर हो पाएगा, तो द्वितीय वरीयता का अनुमान लगा जाए, द्वितीय वरीयता क्रम में ही क्लियर हो पाएगा कि कौन जीतेगा। क्योंकि इस चुनाव में गिनती की भी अलग प्रक्रिया होती है। 50+1 अमूमन जीत के लिए चाहिए, यदि प्रथम वरीयता में 50+1 किसी को मिल जाता तो जीत घोषित हो जाती है, यदि नहीं होता तो द्वितीय क्रम की प्रक्रियात्मक गिनती शुरू होती है। जो सबसे कम वोटर होते हैं उनका, जिनको वोट पड़ता है, उनका वोट का द्वितीय क्रम की गिनती की शुरुआत होती है, टेक्निकल गिनती है इस चीज की। तो ऐसे में तमाम पत्रकारों की राय थी कि इस बार बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है, स्पष्ट किसका पलड़ा भारी है, कौन मुद्दा हावी रहा, कहीं जातीय हावी रहा
तो कहीं चुनावी हालत, कहीं सरकार से नाराजगी रही तो कहीं विपक्ष से। तो ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर के काफी दिलचस्प चुनाव चुका और मतगणना तो शुरू हो चुकी है। अब से कुछ दिन में अपडेट आना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है वह आर पार की लड़ाई नहीं, यानी सीधी लड़ाई नहीं, बहुकोणीय मुकाबला मुजफ्फरपुर तिरहुत स्नातक उपचुनाव में दिख रहा है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा।